बहुत ही अजीब सी बात है जो आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में देखने को मिल रही है। मतलब एक तरफ तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगातार कह रही हैं कि उन्हें अच्छा टैलेंट नहीं मिल रहा है। हाँ, वो हमेशा टैलेंट की कमी का रोना रोते हैं। बिल्कुल। और ठीक उसी समय अगर आप दूसरी तरफ देखें तो लाखों लोग इस बात से हताश हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो ये जो गणित है ना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। एकदम सही कह रही हैं आप। मेरा मतलब है बाजार में मांग भी है और आपूर्ति भी है, फिर भी ये दोनों सिरे आपस में जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? आज हम इसी विरोधाभास की, इसी उलझन की गहराई में उतरेंगे। और ये आज के समय का सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कनेक्टिविटी अपने चरम पर है। मतलब तकनीक ने दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि सब कुछ एक क्लिक पर है। हाँ, एक क्लिक पर जानकारी मिल जाती है। फिर भी सही व्यक्ति सही नौकरी तक पहुंचने के लिए एक अदृश्य दीवार से टकरा रहा है। और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। हम आज एक बहुत ही दिलचस्प विचारधारा और एक कम्युनिटी मॉडल का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका नाम है हेल्पिंग पर्सन टू पर्सन, यानी एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की मदद। जी बिल्कुल। और जो भी इस चर्चा को सुन रहा है ना, चाहे वो खुद एक लंबे समय से नौकरी की तलाश में हो या फिर सिर्फ इस टूटे हुए सिस्टम को समझना चाहता हो, आज हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर ये दरार है कहाँ और इसे भरा कैसे जा सकता है। इस पूरी विचारधारा की जो जो बुनियाद है वो एक बहुत ही कड़वे सच पर टिकी है। वो क्या? ये दरार इसलिए नहीं है कि लोगों में टैलेंट की कमी है या फिर कंपनियों के पास बजट नहीं है। ये दरार इसलिए है क्योंकि जॉब खोजने की पूरी प्रक्रिया को हमने एक बेहद अकेला और कह सकते हैं कि अलग थलग कर देने वाला काम बना दिया है। मतलब हर कोई अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। बिल्कुल, हर कोई अपना संघर्ष अकेले कर रहा है। ये अकेलेपन वाली बात बहुत गहरी है। मुझे ये स्थिति बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे मान लीजिए एक ही शहर में, एक ही इमारत के अंदर दो लोग अलग-अलग कमरों में बैठे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया उपमा है ये। है ना? दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि कोई भी अपना दरवाजा खोलकर बाहर हॉलवे में नहीं आ रहा है। और दोनों बस इंतजार कर रहे हैं। हाँ, दोनों अपने अपने कमरों में बैठे उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति अचानक से बस प्रकट हो जाएगा। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। और इस बंद कमरे के अंदर का जो संघर्ष है ना, उसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत भयानक होता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति रोज सुबह उठता है, अपना लैपटॉप खोलता है, अपना रिज्यूमे 10 अलग-अलग जॉब पोर्टल्स पर भेजता है और फिर सन्नाटा। हाँ, एकदम सन्नाटा। कोई जवाब नहीं, कोई फीडबैक नहीं। बस एक इंटरव्यू कॉल का इंतजार और लगातार मिलने वाले रिजेक्शन। ये बहुत भारी होता है। ये जो प्रक्रिया है, ये किसी भी इंसान की ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेती है। हाँ, क्योंकि ये थकान शारीरिक नहीं है, ये एक भावनात्मक चक्रव्यूह है। रोज एक ही काम करना और बदले में सिर्फ एक ऑटोमेटेड ईमेल पाना कि हम किसी और कैंडिडेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वही घिसी-पिटी लाइन। बिल्कुल। और इंसान को लगने लगता है कि बस एक मौके की जरूरत है, लेकिन वो मौका इस अकेलेपन के चक्र में कहीं खो जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार इस अकेलेपन में रिजेक्ट होता है तो वो सिस्टम पर सवाल उठाने के बजाय खुद पर सवाल उठाने लगता है। उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है। एकदम। उसे लगता है कि शायद उसकी डिग्रियों में कोई कमी है, उसके अनुभव में कोई खोट है। जबकि सच्चाई ये है कि वो एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा है जिसे इंसानों को छांटने के लिए नहीं बल्कि बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल, रिजेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। रुकिए, यहाँ मुझे चुनौती देनी है। अगर हम इस मौजूदा कॉर्पोरेट ढांचे को देखें तो क्या इसने हमें जानबूझकर ये मानने पर मजबूर नहीं कर दिया है कि नौकरी खोजना एक सोलो बैटल ही होना चाहिए? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मतलब स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें यही तो सिखाया जाता है कि आपको दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करना है, फर्स्ट आना है। तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि नौकरी खोजना भी एक व्यक्तिगत और अकेले की रेस बन जाए, जहां किसी से मदद मांगना कमजोरी माना जाता है? ये बहुत ही शानदार नजरिया है। हाँ, हमें शुरू से ही प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाता है, ये सच है। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया ने इस प्रतिस्पर्धा को तकनीक के साथ मिलाकर एक नया ही रूप दे दिया है। वो कैसे? हमने जॉब खोजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से यांत्रिक और ऑटोमेटेड बना दिया है। और यहीं पर इस चर्चा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। ये धारणा कि जॉब्स सिर्फ एजेंसीज या जॉब पोर्टल से मिलती हैं, आज के समय का सबसे बड़ा भ्रम है।
अच्छा, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े जॉब पोर्टल्स और एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं, जिन्हें हम एटीएस कहते हैं, जिन पर हर कोई निर्भर है, वे वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं? बहुत हद तक, हाँ। क्योंकि कागज पर तो ये बहुत तार्किक लगता है ना। कंपनियां अपनी जरूरत पोस्ट करती हैं, लोग अप्लाई करते हैं और मशीन मैच करती है। कागज पर ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये जो एल्गोरिदम हैं वो सिर्फ कीवर्ड्स मिलाते हैं। उनके लिए एक इंसान का अनुभव, उसका जुनून, काम करने की उसकी ललक, ये सब सिर्फ डेटा पॉइंट्स हैं। मतलब अगर मेरे रिज्यूमे में सही शब्द नहीं है तो मैं बाहर हूं। बिल्कुल। एक मशीन ये नहीं देख सकती कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी नई चीजें सीख सकता है। मशीन सिर्फ ये देखती है कि रिज्यूमे में वे 5 शब्द हैं या नहीं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे थे। ये तो बहुत ही मशीनी तरीका है। इसीलिए एजेंसियां और सॉफ्टवेयर एक यांत्रिक तरीके से लोगों को फिल्टर आउट करते हैं, फिर टैलेंट को खोजते नहीं हैं। तो हमने इंसानी भरोसे को आउटसोर्स करके एक मशीन को दे दिया और मशीन ने उसे बस एक कीवर्ड मैचिंग गेम बना दिया। बिल्कुल। मशीन भरोसा पैदा नहीं कर सकती ना, और यही कारण है कि ये पूरा सिस्टम अब टूट चुका है। असली दुनिया में बहुत सी नौकरियां कभी पोर्टल्स पर आती ही नहीं है। हाँ, ये मैंने भी सुना है, हिडन जॉब मार्केट जिसे कहते हैं। सही कहा। वे एक रेफरल से, एक मैसेज से, एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान पर जताए गए भरोसे से भर ली जाती हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या हम इस डिजिटल दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमने एक साधारण इंसानी मैसेज या रेफरल की ताकत को बिल्कुल ही भुला दिया है? ऐसा ही लगता है। मतलब एक तरफ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई सब बदल देगा, लेकिन दिन के एंड में ये एक इंसान का दूसरे इंसान पर भरोसा ही है जो उस बंद दरवाजे को खोलता है। 100%। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को रेफर करता है तो वो असल में एक एल्गोरिदम को बाईपास कर रहा होता है। आहा, वो एटीएस को चकमा दे रहा है। बिल्कुल। वो कंपनी से कह रहा होता है कि आप मशीन जो भी कहे, मैं इस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेता हूं। इस प्रक्रिया में एक बहुत अहम चीज शामिल होती है, और वो है ट्रस्ट, यानी भरोसा। ये बात डेटा या कीवर्ड से बहुत ऊपर की है। तो अगर हम ये मान लें कि ये यांत्रिक सिस्टम लोगों को अकेला और निराश कर रहा है, तो फिर इसका विकल्प क्या है? यहीं पर हेल्पिंग पर्सन टू पर्सन का सिद्धांत आता है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने का एक पूरा ढांचा है। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इस मॉडल में मदद करने के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। 4 बहुत ही व्यावहारिक कदम। हाँ, अगर मैं पहले स्तंभ की बात करूं तो वो है जेन्युइन ओपनिंग शेयर करना। अब सतह पर यह बहुत आसान लगता है कि भाई जॉब देखी और शेयर कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि इंसानी मनोविज्ञान के हिसाब से ये काफी मुश्किल है। वो कैसे? मान लीजिए मुझे नौकरी की जरूरत है और मुझे एक बहुत ही बेहतरीन जॉब ओपनिंग दिखती है, तो मेरी पहली वृत्ति होगी, मेरा पहला विचार ये होगा कि मैं चुपचाप अप्लाई कर दूं और किसी को ना बताऊं, ताकि आपका कंपटीशन ना बढ़े। बिल्कुल, ताकि कोई और बाजी ना मार ले। और यही वो स्केर्सिटी माइंडसेट या अभाव की मानसिकता है जिसने हमें इस अकेलेपन के जाल में फंसा रखा है। अभाव की मानसिकता। हाँ, जब लोग जॉब ओपनिंग्स को छिपाते हैं तो वो असल में जानकारी का एकाधिकार बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक जेन्युइन ओपनिंग अपने नेटवर्क में शेयर करते हैं तो आप उस डर की मानसिकता को तोड़ते हैं। आप ये मानते हैं कि सबके लिए मौके हैं। एकदम सही। आप ये संदेश देते हैं कि अवसर सीमित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब आप जानकारी साझा करते हैं तो आप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे लोग भी आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। समझ गई। ये एक तरफा रास्ता नहीं है। तो जानकारी शेयर करने के बाद जो दूसरा कदम आता है वो है एक दूसरे को रेफर करना। जी, रेफरल्स। जैसे कि हमने अभी चर्चा की, ये सिर्फ एक लिंक भेजने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी साख किसी और के साथ जोड़ने के बारे में है। बिल्कुल। रेफरल देना एक तरह का सोशल कैपिटल ट्रांसफर करना है। सोशल कैपिटल, ये अच्छा शब्द है। हाँ, आप अपने नेटवर्क की ताकत का इस्तेमाल करके किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दरवाजा खोल रहे हैं जो शायद एल्गोरिदम के पहरेदार को कभी पार ना कर पाता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मानवीय हस्तक्षेप है। ये बात मुझे तीसरे कदम की ओर ले जाती है, जो कि मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है, और वो है रिज्यूम बेहतर करने में मदद करना। या बहुत जरूरी कदम है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पलटवार करना चाहूंगी। बिल्कुल। मान लीजिए मैं खुद बेरोजगार हूँ, मेरे ऊपर ईएमआई का दबाव है, मैं भयंकर मानसिक तनाव में हूँ। बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसे में ये उम्मीद करना कितना व्यवहारिक है कि मैं अपना कीमती समय और ऊर्जा किसी अनजान व्यक्ति का रिज्यूमे सुधारने में लगाऊं। मैं खुद को बचाऊं या किसी अजनबी का रिज्यूमे ठीक करूं?
ये एक बहुत ही जायज़ और ज़मीनी सवाल है। जब कोई संकट में होता है तो वो सबसे पहले खुद को बचाने की सोचता है। ये इंसानी फितरत है। हाँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। लेकिन यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू काम करता है। जब आप अपने ही रिज्यूमे को दिन में 20 बार देखते हैं ना, तो आप उसके प्रति अंधे हो जाते हैं। मतलब गलतियां दिखना बंद हो जाती हैं। बिल्कुल, आपको अपनी ही गलतियां दिखनी बंद हो जाती हैं। आप उसी तनाव के एक लूप में फंस जाते हैं। हाँ, इसे फटीग कहते हैं। अपना ही काम देखकर इंसान पूरी तरह थक जाता है। सही कहा। लेकिन जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के रिज्यूमे को देखते हैं, तो आप उसे एक रिक्रूटर या एक बाहरी व्यक्ति की नज़र से देखते हैं। ओह, नजरिए में बदलाव आ जाता है। हाँ, आप अचानक उन कमियों को पकड़ लेते हैं जो शायद आप खुद के रिज्यूमे में भी कर रहे थे। किसी दूसरे को सलाह देते समय इंसान बहुत तार्किक हो जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो असल में किसी अनजान व्यक्ति का रिज्यूमे सुधारने में दिए गए वे 30 मिनट सिर्फ उस अजनबी की मदद नहीं कर रहे हैं, वे आपके खुद के नजरिए को भी साफ कर रहे हैं। ये आपको उस अकेलेपन और निराशा के चक्र से बाहर निकालकर एक सॉल्वर की भूमिका में ले आता है। उफ़, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब ये किसी दूसरे का निबंध प्रूफ रीड करने जैसा है, जिससे आप खुद एक बेहतर लेखक बन जाते हैं। बिल्कुल वही बात है। तो ये कोई दान या चैरिटी नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। एकदम सही। और अब आता है चौथा स्तंभ, इंटरव्यू में सपोर्ट करना। मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा मानवीय कदम है, सबसे अहम भी। क्योंकि ओपनिंग शेयर करना या रिज्यूमे पर 2 कमेंट डाल देना तकनीकी मदद हो सकती है, लेकिन किसी को इंटरव्यू के लिए तैयार करना ये पूरी तरह से भावनात्मक सपोर्ट है। इसे आप एक रिले रेस की तरह सोच सकती हैं। रिले रेस कैसे? देखिए, अकेले नौकरी खोजना एक सोलो मैराथन दौड़ने जैसा है, जहां आप दौड़ते दौड़ते थक कर गिर सकते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिटी सपोर्ट है, ये एक रिले रेस है, जहां बैटन पास करते हैं। हाँ, जब कोई व्यक्ति लगातार रिजेक्शन झेलने के बाद एक इंटरव्यू में जा रहा होता है ना, तो वो डरा हुआ होता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ होता है। अंदर से टूट चुका होता है इंसान। उस समय किसी ऐसे व्यक्ति का साथ होना जो सिर्फ इतना कह दे, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो, ये एक छोटा सा वाक्य उस व्यक्ति की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल सकता है। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई। एल्गोरिदम हमें एक सोलो मैराथन दौड़ा रहा है, जबकि असल में हमें बैटन पास करने वाली एक रिले रेस की जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम इन चारों कदमों को, ओपनिंग शेयर करना, रेफर करना, रिज्यूमे सुधारना और इंटरव्यू में सपोर्ट करना, इन चारों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये एक पूरी तरह से नया ढांचा तैयार करता है। एक सपोर्टिव इकोसिस्टम। हाँ, ये सिर्फ नौकरी खोजने के तरीके नहीं है, बल्कि ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि कैसे इंसानों को मशीनों से अपना नियंत्रण वापस लेना चाहिए। और जब ये चारों चीजें एक साथ घटित होती हैं, तब जाकर बेरोजगारी को रोजगार में बदला जा सकता है, क्योंकि तब आप सिर्फ एक खाली पद नहीं भर रहे होते हैं, आप एक इंसान को वापस सिस्टम में ला रहे होते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है, और यहीं से हम इस पूरी विचारधारा के मूल दर्शन की ओर मुड़ते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। हाँ, इसका फिलोसॉफिकल पहलू। इस पूरी चर्चा का जो अंतिम परिणाम है, वो सिर्फ एक जॉब लेटर नहीं है, ये ग्रोथ यानी तरक्की के पूरे कॉन्सेप्ट को ही चुनौती देता है। वो कैसे? अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में तरक्की को एक सीमित चीज माना जाता है। मैं इसे पिज्जा एनालॉजी कहती हूँ। पिज्जा एनालॉजी, ये क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अवसर एक पिज्जा की तरह है, जिसमें मान लीजिए सिर्फ 8 टुकड़े हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने एक टुकड़ा ले लिया तो मेरे लिए एक टुकड़ा कम हो जाएगा। हाँ, ये डर हमेशा रहता है। इसे अर्थशास्त्र में जीरो सम गेम कहा जाता है, जहां किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। लेकिन ये जो हेल्पिंग पर्सन टू पर्सन की सोच है, यह पिज्जा वाले सिद्धांत को पूरी तरह से नकार देती है। बिल्कुल, क्योंकि तरक्की कोई पिज्जा नहीं है जिसे बांटा जाए और वो खत्म हो जाए। असली तरक्की एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी की तरह। हाँ, जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं और नीचे खड़े व्यक्ति को अपना हाथ देकर ऊपर खींचते हैं, तो आप अपनी जगह नहीं गंवाते, बल्कि आप उस सीढ़ी को और मजबूत बनाते हैं। वाह, ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। इस दर्शन का सबसे मजबूत हिस्सा ये है कि असली तरक्की तब होती है जब लोग एक दूसरे को नीचे नहीं, आगे बढ़ाते हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप भविष्य के लिए एक ऐसा सहयोगी तैयार कर रहे हैं जो कभी ना कभी आपकी भी मदद कर सकता है। मतलब आज मैंने जिस व्यक्ति का रिज्यूमे सुधारने में मदद की, क्या पता 2 साल बाद वो किसी ऐसी कंपनी में हायरिंग मैनेजर बन जाए जहां मुझे नौकरी चाहिए हो। आप अकेले होते हैं तो आपके पास सिर्फ अपना रिज्यूमे होता है,
लेकिन जब आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं जहां लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो आपके पास उस पूरे समूह का अनुभव, उनका नेटवर्क और उनकी साख होती है। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये इस बात की भी याद दिलाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। सही कहा। अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा निष्कर्ष महज नौकरी खोजना नहीं है। तो क्या है? शुरुआत में हमने जो विरोधाभास देखा था कि कंपनियां टैलेंट ढूंढ रही हैं और लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ये विरोधाभास इसलिए नहीं था कि टैलेंट नहीं है या जॉब्स नहीं है। ये विरोधाभास इसलिए था क्योंकि हमने उस पुल को तोड़ दिया था जो इंसानों को इंसानों से जोड़ता है। हमने वो काम एक ऐसे सॉफ्टवेयर को दे दिया जो इंसानों को समझ ही नहीं सकता। और उस पुल को दोबारा बनाने का एकमात्र तरीका है एक सक्रिय समुदाय का निर्माण। इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कहा जा सकता है, हम सिर्फ जॉब सर्च नहीं करते, हम अवसर क्रिएट करते हैं। अवसर क्रिएट करते हैं, बिल्कुल। जॉब सर्च करना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जहां आप बस एक सिस्टम के सहारे बैठे रहते हैं कि कोई आपको चुन लेगा। लेकिन अवसर पैदा करना एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां आप खुद आगे बढ़कर दूसरों के लिए और अपने लिए रास्ते बनाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे अकेले का संघर्ष एक इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देता है, कैसे ये मशीनें और एल्गोरिदम्स इंसानी भरोसे की जगह कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं। और कैसे मदद के वो 4 व्यवहारिक स्तंभ, ओपनिंग शेयर करना, रेफर करना, रिज्यूमे पर फीडबैक देना और मानसिक सपोर्ट करना, उस भरोसे को वापस ला सकते हैं। असली तरक्की किसी को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ी चढ़ने में है। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल मन में आता है जो इस विचारधारा के मूल पर ही आधारित है, लेकिन जो हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या सवाल है? जरा सोचिए, अगर आज नौकरी ढूंढ रहा हर व्यक्ति अपने दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 15 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट किसी दूसरे अनजान व्यक्ति की मदद करने में लगाए। सिर्फ 15 मिनट? हाँ, चाहे वो इंटरनेट पर किसी का रेज्यूमे रिव्यू करना हो या किसी को सही इंसान से कनेक्ट करना हो। अगर लाखों लोग रोजाना सिर्फ 15 मिनट के लिए अपना दरवाजा खोलकर हॉलवे में आ जाएं, तो क्या बेरोजगारी का ये पूरा डरावना ढांचा ही रातों रात नहीं बदल जाएगा? ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। क्या इस दुनिया में असली कमी नौकरियों की है, या फिर हमारे बीच के उस इंसानी कनेक्शन की जो एक एल्गोरिदम को पछाड़कर किसी के लिए एक नया दरवाजा खोल सकता है? जो भी इस चर्चा को सुन रहा है, इस पर जरूर सोचिएगा।